तो क्या हाल चाल, कैसा चला आप लोग का पढ़ाई लिखाई। आई होप कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और लगे हो और मस्ती भी चल रहा है साथ में। तो आज जो है हम लोग का फाइनली इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर आ चुका है। यह है लेक्चर 2। आई थिंक लास्ट वीक में हम लोग ने लेक्चर 1 लिया था, है, जिसमें चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर 1 है उसका हम लोग डिस्कशन किए थे कि नहीं। यस। तो आई होप कि आप लोग लास्ट लेक्चर देखे होंगे, यानी कि लेक्चर 1 देखिए। अगर नहीं देखोगे तो जा करके देख लीजिए, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, है ना, नीव बिल्डअप, तो आपका लेक्चर 1 आ जाएगा आराम से। तो आज जो है पिछले क्लास में जो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए थे क्या कि चैप्टर का बातें क्या था नहीं था, जो कुछ भी था एक्सप्लेनेशन विथ समरी। आप लोग का बोर्ड पे मैं समरी लिख दिया था और चीज़ें जो डिस्कस करने वाली थी वो हो गया। नाउ आज स्टार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन आंसर्स। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो कुछ भी आप बता सकते हो। तो लेक्चर 1 हो चुका, जिसमें हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बातें हो चुका था। अगर फिर भी आपको अगर जानना है तो एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, तो इस चैप्टर में आमतौर पे गांधी जी का बात होता है ना। गांधी जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उनका एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस बुक में वो अपना व्यूज़ रखते हैं। उसी बुक से ही ये चैप्टर लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उस बुक से ये जो चैप्टर लिया गया है ना, इसमें अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि अपना विचार रखते हैं, और वो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता से दोनों का तुलना करते हैं। और हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, इसका ये मौलिकता यानी कि जो इसका जो मूल जो वैल्यू है, इसका हमें महत्व समझाते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वो बोलते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। इसका जो नींव रखा गया, इनके जो बेस जो रखा गया हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो काबिल तारीफ़ है। क्यों? क्योंकि लगातार इतना ज़्यादा आक्रमण हमारे देश पर अलग अलग देशों से, अलग अलग ग्रुप से हुआ, फिर भी हमारे कल्चर में उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, है ना। बहुत सारे अलग अलग सभ्यताओं का एग्जाम्पल देख करके गांधी जी बताते हैं कि समय के साथ में बहुत सारी सभ्यताएँ आए हुए, है ना, अपने पीक पर गए, है ना, अपने ऊंचाई पर गए, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन हमारा सभ्यता आज भी है, ये ख़त्म नहीं हो गया, और आज भी लोग जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं, अपनाए हुए हैं। इसी बारे में गांधी जी बताते हैं, है ना। यही पूरे चैप्टर के बारे में है, सभ्यता और संस्कृति भारत का, जिसमें वो इसका वैल्यूज़ को समझाते हैं कि हमें जो अपना कल्चर को कैसे आगे लेकर के चलना चाहिए। समझ गए? हाँ, हमारे समाज में जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ रहा है, आना चाहिए, हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ जो है हमारे कल्चर को डिस्टर्ब करता है तो हमें वो नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा गांधी जी बोलते हैं, है ना। इस चैप्टर में वैसे ही कुछ बातें हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट कि क्वेश्चन क्या है उस पर डील करते हैं। और अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझना है तो आप जाकर के लेक्चर 1 देखिए लिटरेचर का, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप पढ़ के आए हो। तो क्वेश्चन क्या है पहला, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका लिटरेचर क्लास 12th का लिटरेचर बुक से, है ना, दिए हैं। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 7 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर बुक में। और बता दें कि ये 7 जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PYQs में आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन भी है, ये मानकर चल लो, क्योंकि ये शायद किसी न किसी साल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब हो सकता है पूछ भी सकता है। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आखिर इसको लिखेंगे कैसे? देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह से। कैसे आता है? आपको ये पूरा स्टेटमेंट दिया रहेगा और लिखा रहेगा नीचे एक्सप्लेन। समझ रहे हो? जैसे लिखा है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। ओके, इतना तक स्टेटमेंट दे देगा और ये बाकी सब नहीं रहेगा, और लिखा रहेगा इलैबोरेट। यहाँ तो आपको बुक से क्वेश्चन उठाए हैं तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख दिए हैं, लेकिन आपके अगर एग्जाम में आएगा तो बस यहीं तक, है ना, आपसे पूछा जाएगा, और लिखा रहेगा इसका आगे इलैबोरेट, एक्सप्लेन, इलूसिडेट, इस तरह का शब्द, और 4 मार्क्स में आता है ना। अगर आपको जानना है तो आप अपना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश का देखना, तो आपको सब्जेक्टिव में रहेगा, आता ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? तो देखिए सबसे पहला हमें पहचानना होता है कि ये स्टेटमेंट कौन से चैप्टर से। आपको अब सब पता है ना कि कहाँ से है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? चैप्टर 1 यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। पहला चीज़ समझ गया। तो ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया? आप पहला पॉइंट इसका समझ गए क्या, कि कौन से चैप्टर से है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, एंड कल्चर से।
ये पता चल गया कि कौन से चैप्टर से। दूसरा, इस चैप्टर के लेखक कौन है ये भी समझ गए, कौन, गांधी जी, गांधी जी, समझ गए ना। तो आपको ये पता चल गया कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसका राइटर क्या है। अब अगर ये पता चल गया तो तीसरा पॉइंट कि इस चैप्टर में क्या है, यानी कि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आखिर क्या आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन दैट मीन्स कि आपको क्या पता होना चाहिए, इसका समरी, इस चैप्टर का आपको समरी पता होना चाहिए, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, बोर्ड पे भी लिखे हुए थे, उसको आप लोग देखे होंगे, है ना। तो देखिए, अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो सबसे पहला ये देखना है कि ये जो लाइन लिया गया है, ये जो वाक्य है, ये आखिर कौन से चैप्टर से आपके इंग्लिश बुक में। तो देखेंगे कि हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पता चला गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर का लेखक कौन है, राइटर कौन है, ऑथर कौन है, गांधी जी, समझ गए। अब ना देखेंगे कि इसका समरी मेरे को पता है कि नहीं, क्या हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी है कि नहीं, है ना। ये तीन चीज़ आपको कंफर्म करना है। आपको देखते ही क्वेश्चन लिखना स्टार्ट नहीं करना, पहले थोड़ा सा 1 से 2 मिनट टाइम देना। क्या देना है, आपको देखना है कि ये कौन से चैप्टर से है, पता चल गया, ओके। कौन राइटर है, पता चल गया। एक्सप्लेनेशन यानी कि समरी चैप्टर के बारे में पता है कि नहीं, चलो पता है, थोड़ा बहुत हल्का सा जानकारी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पता है लेकिन जानकारी है। तो करना क्या है, देखिए आमतौर पे अगर 4 नंबर का है, अगर ये 4 मार्क्स का आता है तो कम से कम तो आपको 150 to 200 वर्ड्स में आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। 150 से 200 शब्द आप लिखिए, तब आपको 4 नंबर मिलेगा। तो करेंगे कैसे, देखिए आपको पता चल गया कि चैप्टर कहाँ से लिया गया है, यहाँ से। तो इससे आप 1 से 2 लाइन ज़रूर बना लोगे, है ना। 1 से 2 लाइन आप ज़रूर इस चीज़ से बना ही लोगे, बन जाएगा कि नहीं। इतना तो नहीं है ना, आपको जब पता चल गया कि ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, तब आराम से 1 से 2 लाइन लिख ही दोगे अच्छे से बना करके खुद से। हम बताएंगे कैसे लिखना है। उसके बाद में आता है गांधी जी के बारे में, मतलब ऑथर के बारे में, यार कि इसका नरेटर कौन है, नरेटर, नरेटर बोलो या ऑथर बोलो या राइटर बोलो, है ना। ऑथर तो गांधी जी है। अब गांधी जी इसके लेखक है तो थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में जानकारी होगा ना, इसीलिए हम ऑथर के बारे में जानकारी बताते हैं। क्यों, क्योंकि ऑथर के बारे में जानकारी होगा तो आप ऑथर की मदद से 2 से 3 लाइन 4 लाइन बना सकते हो। जैसे गांधी जी के बारे में जान लिए, गांधी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा, वो और क्या किए थे वो भी बताए थे, है ना। इन्हीं का लिखा हुआ एक एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, वो बुक लिए हैं। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, है ना, और ये पॉलिटिशियन शायद अपने आप को एक स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। इस तरह का बातें इनके बारे में 3 से 4 लाइन लिख देंगे, वहाँ से बन गया। उसके बाद में फिर हम जानेंगे कि आखिर चैप्टर में क्या था। अगर मान कर चलो कि इस लाइन का मतलब आपको नहीं पता, है ना, मानकर चलो कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया ये लाइन और आपको इस लाइन के बारे में बिल्कुल पता नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि आपको ये चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से आया है। दूसरा, आपको ये पता है कि इसका लेखक कौन है, और तीसरा, आपका इस चैप्टर का समरी पता है, लेकिन इस लाइन का अर्थ आपको नहीं आ रहा। तो आपको यही करना है कि सबसे पहला इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि सबसे पहला आप चैप्टर का ये जो लाइन है कौन से चैप्टर से लिखा गया वो लिखोगे, उसके मदद से आप 2 लाइन बना लोगे। लेखक के मदद कम से कम 3 से 4 लाइन बना लोगे, है ना। अब आ गया समरी, तो अब क्या करोगे, आप समरी को निकालोगे अपना पिटारा से और सीधा कम से कम 6 से 8 लाइन वो लिख दोगे, है ना। 6 से 8 लाइन लिख दोगे, हो गया आपका कहानी खत्म। 8 4 12 अब 14 लाइन बहुत है ना। इतना तो आराम से आपका 150 से 200 शब्द बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन को डील करूंगा, हो सकता है अगर एग्जाम में ये आ गया तो आराम से आप लोग बना लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ओवरव्यू। लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि आखिर लिखेंगे कैसे इसको। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपका माइंडसेट स्टार्टिंग कहाँ से करें, मेन होता है स्टार्ट करना ना, तो वही चीज़ को हमें सीखना है कि आखिर लिखना स्टार्ट कहाँ से करें। अगर एक बार लिखना चालू कर दिए तब तो बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी के मतलब आप समरी का कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर ये लाइन का अगर अर्थ है तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ गए नाउ। तो आपको 3 चीज़ हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आए तो याद रखिएगा, आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए या फिर जानना चाहिए कि ये अगर आया तो क्या इस चैप्टर जो लाइन आया वो कौन से चैप्टर से आया, पहला। दूसरा, इस चैप्टर का लेखक कौन है यानी कि राइटर कौन है, और तीसरा, क्या हम इसका समरी जानते हैं। ये 3 चीज़ के बारे में कंफर्म हो जाना है, फिर स्टार्ट कर देना है लिखना, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं।
लिखेंगे कि द above given line is taken from Indian civilization and culture. Okay, Indian civilization and culture. The above given line is taken from Indian civilization and culture. समझ गए? ये जो लाइन लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आप हमेशा याद रखोगे ये लाइन कभी नहीं भूलोगे। यहाँ से लेकर के ये जो देखो हम ऐसे करके जो अंडरलाइन कर रहे हैं ना, इस चीज़ को आप भूलोगे नहीं कभी, हमेशा इस चीज़ को याद रखोगे, है ना। जब भी इस तरह के स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप ये लाइन तो एकदम रट लो कि इतना से ये शुरुआत ही ऐसे करना है कि द अबव गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम, और यहाँ से फिर अपना जो चैप्टर से आएगा वो यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देंगे। यहाँ तक समझ गए? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो द अबव गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, दिस चैप्टर, फिर इसके बाद में लिखेंगे कि इसका ऑथर क्या है, कौन है। तो लिखेंगे कि द ऑथर ऑफ द राइटर लिख सकते हो, या आप ऑथर लिख सकते हो, है ना। द राइटर या ऑथर ऑफ दिस essay, of this beautiful essay, is महात्मा गांधी। समझ गए? ये लिख देना है। मतलब आप चाहे तो द राइटर या ऑथर लिखो, ठीक है। उसके बाद ऑफ दिस ब्यूटीफुल एसे, इसे इस चैप्टर को एसे बोला गया, इसलिए हम यहाँ पे एसे लिख रहे हैं। समझ गए? तो आप क्या करोगे, द राइटर या ऑथर, आपका जो मन हो, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, आपको जो मन है। द राइटर या ऑथर ऑफ दिस ब्यूटीफुल एसे इज़ महात्मा गांधी, यानी कि इस जो चैप्टर का, यानी कि जो एसे जो लिखा हुआ है, इसका जो ऑथर या राइटर कौन है? महात्मा गांधी है। समझ गए? इसका मतलब ये जो इस चीज़ को छोड़ करके आपको ये वाला पूरा लाइन यहाँ तक याद होना चाहिए, और इस चीज़ को भी छोड़ करके, समझ गए ना, इस चीज़ को छोड़ करके और इस चीज़ को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप चैप्टर 2 पढ़ो, वो ऐसे ना हो करके वो कुछ और हो, है ना, वो पोयम हो, वो कुछ और हो सकता है कि नहीं, तो वो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आप ऐड कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। और इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखोगे, और आपको जो लगे कि नहीं ये चैप्टर 2 कुछ और बारे में बात कर रहा है, ये स्पीच है, तो यहाँ पे स्पीच लिख दोगे। जैसे आपका चैप्टर 2 जो है भारत इज़ माई होम, वो स्पीच है, तो आप यहाँ पे स्पीच लिख दोगे। उसका लेखक कौन है चैप्टर 2 के? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इनके जगह पे डॉक्टर जाकिर हुसैन लिख दोगे। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप याद कर लेना। फिर इसके बाद में ये छोड़ देना और ये छोड़ देना, और आपका जो ऑथर होगा और जो चैप्टर के बारे में बात करोगे वो लिख दोगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या लिखे हम? देखिए, द अबव गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, द राइटर या ऑथर ऑफ दिस ब्यूटीफुल एसे इज महात्मा गांधी, है ना, यानी कि इस एसे का जो लेखक है वो कौन है? महात्मा गांधी हैं। अब लिखेंगे, अब इनके बारे में लिखेंगे कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री, फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री, है ना। अब देखिए यहाँ से अब आपका काम बन जाता है क्या? शुरुआत तो हम दे दिए ना कि आपको शुरुआत की लाइन हमेशा याद रखना, सारे में काम करेगा। ये लाइन जो है
हर स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में काम करेगा यहाँ तक। फिर आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए आपको, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब में काम करेगा। फिर आपको वो चैप्टर क्या है, एसे है, स्पीच है, पैराग्राफ है वो, और ऑथर का नाम होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ से आपका काम बनता है क्या कि ऑथर के बारे में जानकारी, हर चैप्टर का ऑथर के बारे में कम से कम तो थोड़ा जानकारी होना चाहिए। उनका जन्म कब हुआ था, वो क्या है सब आपके चैप्टर के शुरुआत में ही, है ना, चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट में ही ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में, पोएट के बारे में अच्छे से दिया रहता है। आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, जानोगे और उसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको दोनों तरीके से हेल्प करेगा, एक ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में ही। तो यकीन मानिए कि आप ऑथर का डेट ऑफ बर्थ हो, है ना, उनका काम क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, सब कुछ उनका थोड़ा सा 5 से 6 लाइन का उनका तैयारी कीजिए ऑथर पर, और अच्छे से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा। तो यहाँ से आपका काम बन जाता है क्या कि ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में क्या शॉर्ट नोट्स बना करके उसे याद करना, रिवीजन करना। तो हम लिख रहे हैं क्या कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री। लिखेंगे ही वॉज बॉर्न ऑन 1869, है ना, वो कब जन्म लिए थे, 1869 को जन्म लिए थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, एक चीज को आप लिख लीजिए क्वेश्चन को, ओके। तो यहाँ पर कि ही वॉज बॉर्न ऑन 1869 एंड डाइड ऑन 1948. He called himself as a spiritual leader, as a spiritual leader rather than a politician। समझ गए? देखो क्या हुआ, लिख रहे हैं कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री। सिंपल सा, ही वॉज बॉर्न ऑन 1869, उनका जन्म 1869 को हुआ था और उनका मृत्यु 1948 को हुआ था। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ स्पिरिचुअल लीडर, वह खुद को एक स्पिरिचुअल लीडर, हम बताए थे कि स्पिरिचुअल लीडर किसे बोलते हैं, एक जो अपने आप को एक धार्मिक गुरु जो मानता है ना, जो लोगों को उपदेश देता हो, है ना। जैसे गांव में आकर कुछ बाबा लोग गांव में उपदेश देते हैं, धर्म की बातें बताते हैं, महाभारत की कहानी सुनाते हैं, रामायण की कहानी सुनाते हैं, उससे लोगों को जीने का तरीका सिखाते हैं, उसे स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया स्पिरिचुअल लीडर। जैसे आप जाइए चैनल पे, आस्था चैनल पे, वहाँ पे दिन भर कोई ना कोई बाबा बैठ करके क्या देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रवचन देते हैं। तो वो स्पिरिचुअल लीडर अपने आप को मानते हैं। तो गांधी जी भी अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, किससे, पॉलिटिशियन से। वो अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं समझते थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज ए स्पिरिचुअल लीडर, वो अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, ना कि एक पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन वो नहीं मानते थे, वो जो भी देश के लिए किए हैं वो अपने आप को एज ए स्पिरिचुअल लीडर मान के किए हैं। वो मानते थे कि जो भी वो अपने देश के लिए किए उनको वो फर्ज था, वो एक इंसान के नाते जो एक इंसान के लिए करना चाहिए, जो एक राष्ट्र के नाते जिस मिट्टी से वो जन्म लिए हैं उस मिट्टी के लिए कुछ करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिला। तो वहाँ पे उनका दायित्व बनता है, ऐसा वो मानते हैं कि उनका वो फर्ज था मिट्टी के लिए कुछ करना, क्योंकि उन्हें मिट्टी बहुत कुछ दिया। ये माँ, ये जो धरती माँ है, उनको बहुत कुछ दिया, तो उनका भी फर्ज था कि उन्हें भी कुछ लौटाया जाए वापस में। उनका ये था कॉन्सेप्ट इसके पीछे, समझ गए। तो देखो यहाँ पे, तो अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर बोलते, ना कि ज़्यादा पॉलिटिशियन, समझ गए। अब देखो यहाँ से, ही रोट अ बुक, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स with truth, from which this extract is taken, या फिर from which this chapter is extracted, है ना। मतलब क्या हुआ कि ही रोट अ बुक, उन्होंने किताब लिखा था ना, बताए थे क्या, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ
ट्रूथ। उन्होंने एक किताब लिखे थे, गांधी जी क्या हुए किए थे, एक किताब लिखे थे, बुक में लिखा हुआ है क्या, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, फ्रॉम विच दिस चैप्टर इज एक्सट्रैक्टेड। कौन से दिस चैप्टर का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी एक किताब लिखे, उस किताब का क्या नाम था, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जिसमें से ही ये चैप्टर को लिया गया है। एक्सट्रैक्टेड का मतलब निकाला गया, एक टुकड़ा को निकाला गया, एक कहानी, एक बातें जो इसमें लिखा गया था, किसमें, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में, इस चीज़ को इससे निकाला गया। समझ गए ना, ओके। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ लिख लिए कि उन्होंने एक किताब लिखा था जिसमें से इसको निकाला गया। अब यहाँ तक देखो गांधी जी के बारे में अच्छा खासा लिख लिए, एक लाइन हो गया, 2 लाइन, 3 से 4 लाइन हो गया कंप्लीट, बहुत है। और भी अगर आपको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन अब यहाँ से चैप्टर का जो बात है वो क्या कहता है। आपका चैप्टर में क्वेश्चन क्या था, चैप्टर में क्वेश्चन जो अभी लिखे थे क्वेश्चन 1 में क्या था, क्वेश्चन ये था कि देखो आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। मतलब कि गांधी जी बोलते हैं कि जिस तरीके से हमारा जो सभ्यता समय के साथ में चेंज हुआ, इवॉल्व का मतलब बदला है, विकास किया है, बदलाव जिसमें आया है, वो आज तक उसे कोई भी विश्व में खत्म नहीं कर सका, पूरी तरह से इसका अस्तित्व नहीं हुआ। इसके सामने बताते हैं कि इसके साथ बहुत सारी सभ्यताएं हुई, लेकिन उन्हें समय के साथ में समाप्त हो गया, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज भी है। ये इसका यही सबसे बड़ा गुणवत्ता जो है गांधी जी हमें बताते हैं। समझ गए ना, तब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन क्या करेंगे, इसे आप लिख लीजिए ये वाला यहाँ तक, फिर हम इसको इरेज करेंगे। चलिए, थ्रू दीज लाइन, थ्रू these lines गांधी जी says that, गांधी जी कहते हैं क्या, गांधी जी says that the way our culture and civilization has evolved is really great। मतलब कि जिस तरीके से गांधी जी कहते हैं, तो थ्रू दीज लाइन्स, यानी कि उस लाइन के माध्यम से, जो लाइन लिखा हुआ है ना, उस लाइन के माध्यम से गांधी जी कहते हैं कि द वे आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज़ इवॉल्व, जिस तरीका से हमारा कल्चर और सिविलाइजेशन मतलब हमारा सभ्यता और संस्कृति जो इवॉल्व हुआ, यानी कि जो उसमें बदलाव आए हैं, वो रियली में ग्रेट है, बहुत ही महान है। एज इट adopted new changes but still inculcate its value, okay, still inculcate its value without affecting from other civilization। मतलब देखिए क्या लिखे कि थ्रू दीज लाइन्स, इन लाइन के माध्यम से गांधी जी कहते हैं क्या, कि जिस तरीका से द वे आवर कल्चर, जिस तरीका से हमारी जो संस्कृति और सभ्यता में बदलाव आया है ना, वो रियली में महान है। जैसा कि आप जानते हैं कि इट अडॉप्टेड न्यू चेंजेस, ये समय के साथ में ये नए बदलाव को अपनाया, लेकिन उसके अंदर नया चीज़ अपनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया। जैसे मानकर चलो कि नया टेक्नोलॉजी आया, नया चीज़ें आया, आप शहर में चले गए हो रहने के लिए, मानकर चलो कि आप शहर में चले गए हो रहने के लिए,
तो शहर में जाकर क्या वहाँ का भाषा जरूर सीखोगे, वहाँ का सब कुछ रहन सहन सीखोगे। तो गांव आकर कैसा तो नहीं है कि आते ही आप मम्मी पापा का पाँव नहीं छुओगे, ऐसा है कि आप मम्मी पापा का बात नहीं सुनोगे। हाँ, आते ही आप मम्मी पापा से इंग्लिश तो नहीं बात करोगे ना, जैसे पहले बात करते थे प्यार से वैसे ही बात करोगे, यानी कि वो हमारा कल्चर है। ऐसे ही कि पूजा होगा तो आप पूजा में बैठोगे नहीं, आरती होगा तो वहाँ पे आरती लोगे नहीं, लोगे कि नहीं। मानते हैं कि आप गए शहरों में, वहाँ पे नई चीज़ सीखे, टेक्नोलॉजीज आया, आपका रहन सहन खान पीन सब बदला, लेकिन जब आप अपने घर आओगे, गाँव आओगे, तो वहाँ का चीज़ें अपनाओगे ना, कि अपना पुराना वैल्यू खो दोगे नहीं ना। तो ठीक यहाँ पे गांधी जी इस बात को बोलते हैं कि हाँ, इसमें नया चेंजेस आया, न्यू चेंजेस आया, लेकिन स्टिल तब भी अपने अंदर इनकलकेट का मतलब अपने अंदर समाहित किया, क्या, अपना वैल्यू, विदाउट अफेक्टिंग फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन, दूसरे सभ्यताओं से बिना प्रभावित हुए अपने आप अपने अंदर में पुराना महत्व, यानी कि जो पुराने जो वैल्यूज़ थे अपने अंदर में रखा हुआ। नए बदलाव को अपनाया तो है, लेकिन अपने अंदर में पुराने वैल्यूज़ को समाहित किए हुए, ऐसा ये गांधी जी बोलते हैं। ठीक है, और लिखाएंगे, हो गया ना, लिखिए। इसके बाद में यहाँ से तो फिर गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं he gave the example of Greece, Rome, Greece and Rome, who were at peak, okay, who were at peak in their era, but now you would find that with time they got vanished. So we should proud, okay, on our culture and civilization. We should thank our ancestors, okay, who kept the base in such a way, okay, that it become immovable. That's it, हो गया, समझ गए। देखो क्या लिखे हैं कि he gave the example of Greece and Rome, वो जो है ना ग्रीस और रोम का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं क्या कि ग्रीस और रोम जो है who were at peak in their era, अपने समय में वो चरम स्तर पे थे। मतलब जब ग्रीस और रोम एक समय बहुत बड़ा सभ्यता था, पूरे विश्व में इसका चलन था, सब लोग इससे डरता था, है ना, एक अपना ही एक इनका एक दौर था, समझ रहे हो ना, बहुत ताकतवर एक अंपायर हुआ करता ग्रीस और रोम। लेकिन ये बोलते हैं कि अपने समय में वो पीक पर थे, है ना, बहुत ताकतवर थे, लेकिन नाउ यू वुड फाइंड दैट विथ टाइम दे गॉट वैनिश, है ना, समय के साथ में ये दोनों ही ग्रीस और रोम जो इतना बड़ा सभ्यता था ना, वो खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। सो इसीलिए वी शुड प्राउड ऑन आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इसीलिए हमें अपने कल्चर और सब यानी कि हमें अपना सभ्यता और संस्कृति पर क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए। क्यों? कि वी शुड थैंक आवर एंसेस्टर्स हु केप्ट द बेस इन सच अ वे दैट इट बिकम इमूवेबल। वो कहते हैं कि हमें अपने सभ्यता और संस्कृति पर
क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीका से हमारे सभ्यता और संस्कृति का जो बेस रखे थे ना, कौन, हमारे पूर्वज, वो एक इमूवेबल था, इसे कोई हिला नहीं सकता था। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना, यहाँ पर ग्रीस और रोम इतना बड़ा सभ्यता के बाद भी खत्म हो गया, लेकिन हमारा सभ्यता और संस्कृति आज भी बरकरार है। समझ रहे हो? कारण क्योंकि जिस तरीका से इसका नींव रखा गया, बेस रखा गया, सच में एक काबिले तारीफ था, है ना? इसलिए जो है इतना है। हमारा बेस, हमारा वेद है, हमारा उपनिषद है, हमारा पुराण है, ये सब हमारा बेस है, जो कि सच में एक अलग लेवल का वो चीज़ें हैं। वो सच में हमारे पूर्वज महान थे, जो इतने बड़े वेदांत का रचनाकार थे वो लोग, इतने बड़े उपनिषद, इतने बड़े चीज़ों का उन्होंने क्या किया, व्याख्या किया, जिसमें पुराने जीवन के बारे में व्याख्या किया, कैसे जीवन को जीना चाहिए, क्या हो, क्या सही है, क्या गलत है, एवरीथिंग मेंशन इन उपनिषद्स, वेदास, पुराणाज में। समझ रहे हो ना? तो यहीं पे ये बात करते हैं। तो ये रहा आपका उस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको हर क्वेश्चन का आंसर्स स्टेटमेंट वाला करना है ना? आपको शुरुआत में देखना है कि वो जो स्टेटमेंट आया है, वो जो लाइन आया है, वो कौन से चैप्टर से, पहला उसका ऑथर कौन है, और तीसरा क्या आपको उस चैप्टर का समरी पता है। अगर आपको उसका क्या चैप्टर का ऑथर पता है, तो आप ऑथर के बारे में जानकारी है कि नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अभी से ही हर चैप्टर का ऑथर के बारे में शॉर्ट नोट्स बनाइए। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कब हुआ, कब उनका मृत्यु हुआ, उनका क्या बैकग्राउंड रहा, उनके बारे में 2 से 3 लाइन लिखिए और शॉर्ट नोट्स हर एक ऑथर पे लिखिए। इट विल हेल्प इन बोथ इन सब्जेक्टिव एज वेल एज इन ऑब्जेक्टिव। आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा और ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा। इसलिए हर एक ऑथर पे, वो चाहे स्टोरी का हो या फिर चाहे वो पोएम का हो, दोनों का ही आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि पोएम से भी आता है ना? तो हर एक का स्टार्टिंग कीजिए। शुरुआत का जो चैप्टर अगर आपको पता है तो आराम से उस चैप्टर का 1 लाइन बना लीजिए। जब ऑथर के बारे में पता हो तो उसे 4 लाइन बना लीजिए। और जब आपको समरी पता है तो पूरे समरी का जो भी व्याख्या है सेंटर थीम लिख दीजिए। अगर लेकिन आपको लाइन पता है कि लाइन क्या कह रहा है और थोड़ा सा लाइन के बारे में पता है, तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। और फिर आपको ज़्यादा नहीं आ रहा तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, समरी को लिख दीजिए। और लाइन लास्ट में 2 से 3 लाइन, जो लाइन लिखा है ना, उस लाइन को थोड़ा सा समझिए और फिर लिख दीजिए। क्योंकि हम पूरा क्वेश्चंस आपको डील करवाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। एवरी क्वेश्चन आई विल डिस्कस। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया, चलो अब सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वी नोटिस that the mind is a restless bird. The mind is a restless bird. Okay, the more it gets, the more it wants. The more it wants, and still remains unsatisfied. Elucidate, ये आपका रहा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। एग्जाम में ही बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा। आपका पूरा स्टेटमेंट इस तरह से रहेगा और लास्ट में इलुसिडेट हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका ये इलुसिडेट हो गया, आपका एक्सप्लेन हो सकता है ना? फिर आपका और क्या हो सकता है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, इलुसिडेट कीजिए, इलैबोरेट कीजिए। तो ये सब कुछ जो है शब्द यूज़ होता है, ऐसे कोई खासा नहीं फ़र्क पड़ता है। अब बस ये चीज़ें होता है, इलुसिडेट, एक्सप्लेन, बच्चा डर जाता है कि क्या करना है यार, इलैबोरेट करना है, सिंपल सा। तो देखिए आप समझ गए कि कौन से चैप्टर से लिया गया। यू नो वेरी वेल दैट कि ये चैप्टर कौन से लिया गया, चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया।
चूँकि अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो आपको तो पता है ना, लेकिन जब मिक्स में आता है तो थोड़ा सा पता नहीं चल पाता, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये लाइन आपका चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया। अगेन ऑथर गांधी जी, आपको चैप्टर पता चल गया कहाँ से लिया गया, इसका ऑथर कौन है ये भी पता चल गया, और समरी तो पता है ही, तो तीनों चीज़ आपको पता चल गया है, आराम से लिखोगे। लेकिन फिर भी इस लाइन में क्या पूछ रहा है और क्या हमें एक्सप्लेन करना है, इलुसिडेट करना, वो समझिए क्या लिखा है। आई थिंक जब मैं आपको इसका समरी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बता रहा था तो ये लाइन को मैं अच्छे से डिस्कस किया था। क्या था वो, कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है ना वो एक रेस्टलेस है, अस्थिर है। कभी भी हमारा मन जो है, हमारा दिमाग जो है किसी एक जगह पे केंद्रित नहीं रह पाता, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से वहाँ, कुछ ना कुछ चीज़ों पर ये हमेशा विचार करते ही रहता है। ऐसा है कि आप बैठे हो और एक जगह पे केंद्रित है आपका दिमाग, नहीं ना, कुछ ना कुछ चीज़ों पे ये हमेशा विचार करते ही रहता है। एनीथिंग, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमारा मन का विचार जो होता है कभी एक नहीं होता। हम बहुत कम होता है कि किसी एक चीज़ पर लगातार ध्यान कर पाए, होता है ऐसा? बिल्कुल नहीं हो पाता। नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट विद द प्रैक्टिस वी कैन, हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए तो मेडिटेशन है, योगा है, ताकि इसके मदद से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। जो लोग जितना कम सोचते हैं पूरे दिन में, वो लोग बहुत ही अच्छा, सोचने का मतलब क्या, जो आपका काम है उसके तरफ सोचते हो वो ठीक है। जैसे आप पढ़ाई के बारे में सोचते हो, आपका दिमाग कि सोचता है कि यार मैथ्स में इतना क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन हो गया तो वो नहीं है, फिर इसमें ये टॉपिक पढ़ना है, ये पढ़ लेते हैं, वो करना है, ये सोचते हो। आप क्या पढ़े थे वो सोचते हो, ये सोचना अच्छा है। लेकिन आप रैंडम कुछ भी सोचते हो, दैट मीन्स कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो मन है वो अस्थिर एक पक्षी है। जैसे एक पक्षी एक डाली से दूसरे डाली, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें होते रहता है। ठीक उसी तरह से हमारा मन भी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जितना हमारे मन को दो उतना ही वो चाहता है। सही बात है ना? द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, हमें जितना जो चीज़ मिलता है हमें लगता है और मिले, और मिले। आज का टाइम देख लो, लोग जितना पैसा के पीछे भाग रहे हैं, जितना कमा रहे और कमाए। अगर कोई 10,000 पर मंथ कमा रहा है, सोचता है 15, कोई 15 तो 20, 20 तो 30, 30 तो 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। मन भरता ही नहीं है जब तक कि वो उसका जान नहीं चलाता उसके शरीर से ना, तब तक वो उसका मन किसी चीज़ में नहीं भरता। वो अगर सिर्फ मन ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का इच्छा। अगर आपके हाथ में अगर अभी 10,000 का स्मार्टफोन है तो आपका मन होगा काश 15,000 का स्मार्टफोन ये होता। अगर आपके पास में 15 का है तो आप सोचते काश मेरे पास 20 का होता। जिसके पास 20 का वो सोचते काश 30 का होता, जिसके पास 30 का सोचते 1 लाख मैकबुक आ जाता, सॉरी आईफोन आ जाता। ऐसा होता है ना? दैट मीन्स कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा कभी भी अनफुलफिल्ड होता है। अनफुलफिल्ड करने का मतलब वो हमेशा खाली ही रहता है। जितना दो तब भी वो खाली ही रहेगा, वो कभी भरेगा ही नहीं। इसे तो लिखा है कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, जितना ज़्यादा इसको दोगे उतना ही ज़्यादा वो मांगेगा। गांव में बोलते हैं ना क्या, कि बहुत ललाल जैसा करता है, जितना देता है उतना ही मांगता है। तुमको खाने के लिए नहीं मिलता है क्या जितना ललाल जैसा कर रहा है? ये वही वाला बात है कि जितना दो उतना ही इसको क्या होता है, एम्प्टी होते चला जाता है। समझ गए ना? यहाँ तक समझ गए कि हमारा जो मन है एक अस्थिर है, एक बिल्कुल पक्षी की तरह, जितना ज़्यादा इसको दोगे उतना ही ज़्यादा इसको चाहिए भी, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और वो हमेशा अंत में असंतुष्ट ही रह जाता है। कभी भी हम अपने मन को संतुष्ट नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़, वो खाना को लेकर आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, है ना? कहीं घूमने जाओ तब भी आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, कुछ खाओ तब भी अनसेटिस्फाइड रहोगे, कुछ करो तब भी अनसेटिस्फाइड रहोगे। जब तक कि आप अंदर से वो फीलिंग सेटिस्फैक्शन का नहीं आएगा ना, तब तक आपका मन जो है कभी कंट्रोल में आएगा ही नहीं। समझ गए? यहाँ पर ये स्टेटमेंट कर रहा है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो एक पक्षी की तरह एक अस्थिर है, जितना ज़्यादा इसे हम देंगे उतना ज़्यादा वो चाहेगा और अंत में असंतुष्ट ही रहेगा। ये है लाइन का मतलब। अब इसको हम एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ हिंदी में लिखिए, आराम से आप लिख लोगे कि नहीं? लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपको लिखने आता है, आपका राइटिंग स्किल अच्छा है, तो कैन, है ना, आप आराम से लिख सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग वैसे ही करना जैसे मैं आपको सिखाया था। यहाँ पर देखिए, सिंपल सा है। स्टार्ट करेंगे द अबव गिवन लाइन। ऐसा नहीं है कि यही लाइन ही लिखना। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आप कुछ और इससे बेहतर लिख सकते हो, बिल्कुल लिखो, है ना? लेकिन
उन स्टूडेंट्स जो नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा उनको मुश्किल होगा, समय के साथ में सीखेंगे मेरे साथ रहते रहते, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग कहीं से करेंगे ना, फिर समय के साथ में सुधार होगा तो इस लाइन को भी ब्यूटीफुल बना लेंगे। तो लिखेंगे द अबव गिवन लाइन, द अबव गिवन लाइन is taken from the above given line is taken from Indian civilization and culture, Indian civilization and culture. The above given line is taken from Indian civilization and culture, okay, which was extracted from, आप इस तरह से लिख सकते हो कि which is extracted from my experiment with truth, my experiments with truth, ओके। अब हम पे लिखो द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, द ऑथर ऑफ दिस एसे इज महात्मा गांधी, समझ गए? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। पहला लाइन आराम से यहाँ लिख लिए। फिर ये चैप्टर वाला बात था तो आपको चैप्टर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये चीज़ तो अपने से ऐड कर दें एक्सट्रैक्टेड वाला, क्योंकि ये इस चीज़ से लिया गया था तो हो गया। अगर कोई चैप्टर में से मान कर चलो आपका चैप्टर 2 भारत इज़ माई होम है, तो उनका स्पीच से लिया गया है, वो चैप्टर स्पीच से, तो विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज स्पीच, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब लिखें क्या कि द ऑथर ऑफ दिस एसे इज, यहाँ से आपका सेम लाइन रहेगा, द ऑथर ऑफ दिस एसे इज महात्मा गांधी। अब यहाँ से थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में ऐड कर दोगे 2-3 लाइन कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, वो एक अच्छे अपने आप को एक स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, ना कि पॉलिटिशियन, है ना, वो लोगों को समझते थे, वो काफ़ी कुछ देश के लिए किए। अब 3-4 लाइन 5 लाइन और बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हो। उन्होंने एक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा, उसी से इसको लिया गया। तो आप ऑथर के बारे में 4 लाइन 5 लाइन लिख दोगे तो कोई दोहराई नहीं है, हो गया ना। तो मैं यहाँ पर ऑथर के बारे में नहीं लिखूँगा, आप लिखोगी, आपका काम है। मैं डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद में आप लोग का काम है कि ऑथर के बारे में लिखिए। अब हम जो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस लाइन जो लिखा हुआ उसके बारे में। चलिए, तो यहाँ पर आप लिखिए और आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस के मेरे साथ तब होगा, नहीं तो फिर आप आइए और राम कथा सुन करके निकल गए, ऐसे थोड़ी ना। इट्स नॉट अ प्रवचन है ना। प्रवचन, कितना लोग प्रवचन देखते हो और सुनते हो? सुनना चाहिए। आज का टाइम पर वी शुड बी मूव टुवर्ड्स आध्यात्मिक, वी शुड बी। हम लोग यंग हैं, आप लोग कहते हो क्या भैया आप क्या बोल रहे हो? देखो बाबू, आज का समय थोड़ा सा टिपिकल है, मॉडर्न टाइम है, एवरीवन का, सभी का बिजी लाइफ है, बिजी शेड्यूल है, हेक्टिक शेड्यूल है। सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहा है हर तरीक़े से। आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ लोग और काम कर रहा है, कुछ फ़ोन चला रहा है। आज का टाइम में जो लोग थोड़ा सा जान लिया है वो लोग बोलता है कि हम तो बहुत लॉजिकल हो गए, रैशनल हो गए, है ना। लेकिन इट्स माई ओपिनियन, इट्स माई सजेशन, मेरा कोई सजेशन नहीं रहता, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं इतना हूँ नहीं मैं आपको उतना सजेशन दूँ पाऊँ। बट मैं जो करता हूँ बताता हूँ कि यार चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं जब आप आध्यात्म से जुड़ते हो। मैं भी जुड़ रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इतना आसान तो नहीं है, है ना, बट मन शांत हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए, वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। हम लोग ये नोटिस करेंगे हैं क्या कि हमारा मन जो क्या, मस्तिष्क है जो है बहुत रेस्टलेस, अस्थिर है। तो इसको कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कि थ्रू दीज लाइन्स गांधी जी एक्सप्लेन्स दैट, गांधी जी थ्रू दीज लाइन गांधी जी wants to tell us that
the mind that is very powerful and not easy to control, but we have to learn how we control our mind. That means क्या, देखिए क्या लिखे कि थ्रू दीज लाइन्स गांधी जी वॉन्ट्स टू टेल अस दैट द माइंड दैट इज, गांधी जी इन लाइन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो दिमाग है, इसका मतलब क्या कि बहुत ताकतवर है, वेरी पावरफुल एंड नॉट इजी टू कंट्रोल। जो माइंड है बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसको आसान नहीं है कंट्रोल करना, लेकिन वी हैव टू लर्न, हमें सीखना पड़ेगा, एंड लर्न हाउ वी कंट्रोल आवर माइंड, हम ये लर्न करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने ब्रेन को क्या करें, कंट्रोल करें। समझ रहे हो, ये गांधी जी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या, he says that in modern world the wants of human never satiated as it led to the roaming of mind। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि he says that in modern world, वो कहते हैं कि आज का जो आधुनिक दुनिया है, the wants of human, जो इंसान का जो चाहत है ना, जो चीज़ को पाने की इच्छा है, never saturated, कभी खत्म नहीं होगा, as it led to the roaming of mind। इसके कारण से क्या हो रहा है कि हमारा जो माइंड है कभी एक जगह पे रुक ही नहीं रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरे से चौथे, यानी कि ये कभी एक जगह पे स्थिर रहने का नाम ही नहीं ले रहा। ये गांधी जी बोल रहे हैं, है ना। यहाँ तक आई होप आप लिख लिए होगे, है ना। नाउ यहाँ तक अब आप इसके आगे आपका होमवर्क है कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट आप करोगे। यहाँ तक जो है हम लिख दिए हैं, अब अच्छे से समझ करके और आगे क्या आप लिख सकते हो, क्या सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो, क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में होगा, इसको आगे कैरी करेंगे। लेकिन होमवर्क रहेगा कि आप जो है एक बार इसको ट्राई करेंगे खुद से अच्छे से कि क्या होगा नहीं होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कल जो है 4 और 5 आई होप कि कल 7 तक या फिर पूरा क्वेश्चन चैप्टर 1 का कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। जब तक कि इसका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे चैप्टर नया स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो कल कुछ वर्ड मीनिंग के साथ में आएंगे, कल कुछ साइनो और एंटो का डिस्कशन भी करेंगे पहले, और उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो आपका आज का होमवर्क ये रहेगा कि आप इसको कंप्लीट करने का कोशिश करोगे, और जैसे भी आप करो यू विल जस्ट ट्राई, है ना, एक बार ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आई होप कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होगे। देखो बच्चों, पढ़ना ज़रूरी है ना, पढ़ाई इन सेंस कि सिर्फ पढ़ाई तो जॉब के लिए भी हो सकता है, कुछ के लिए भी, लेकिन अगर हम खुद को एजुकेट करते हैं तो अपने आप को एक मौका देते हैं बेहतर बनने का, सोचने का, हमारे साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ये चीज़ हमारा बेहतर होता है। तो फर्स्ट आप इस चीज़ को समझो और लर्न करो कि चीज़ों को बेहतर कैसे किया जा सकता है। हैव अ गुड डे, जय हिंद।